तो एक्टिन फिलामेंट जो है आपकी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करती है और मसल जो है आपका शॉर्ट हो जाता है। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होते हैं बिटवीन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अपॉन स्टिमुलेशन, जब आपका नर्व इम्पल्स आता है मायोसिन हेड्स बाइंड टू एक्टिन एंड स्लाइडिंग बिगिंस। मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के ऊपर बाइंड कर जाता है और स्लाइडिंग हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको यहाँ पे नहीं नज़र आएगी और जो कि इस पूरे चैप्टर की सबसे मेन बात है। वो बात ये है, जब आपका जो है, पहले मैं इस बात को मिटा दूँ, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आपका मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, एच जोन जो होता है, कोई डायग्राम नहीं दिखा रहा है, मैं बस नाम याद कर लो, ये याद कर लिया, चैप्टर याद कर लिया। एक टर्म होती है एच जोन। अब ये छोड़ दो क्या होती है, ये मैं नहीं बता रहा, ना ये एमसीक्यू में आएगी। एच जोन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, नज़र नहीं आता ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। आई बैंड जो है वो हो जाता है शॉर्टर इन लेंथ, शॉर्टर इन लेंथ, बिल्कुल छोटा हो जाता है। जेड लाइन जो है या अल्फा एक्टिनिन जो है वो आपका कम क्लोज़र टू ईच अदर, वो आपके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सो ये पॉइंट अगर ये तीनों तुमने लिख लिए और याद कर लिए तो आपने ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिया, क्योंकि इस तरह एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इन तीनों बैंड्स के ऊपर क्या फ़र्क आता है। ये यहाँ पर बात नहीं लिखी हुई, और लिखी हुई भी तो मेरे ख्याल से ना मुझे समझ आई ना आपको, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट करके लिखा हुआ है, तो मैंने इसको आसान तरीके से समझा दिया। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच जोन डिसअपेयर्स, आई बैंड शॉर्टन इन लेंथ, जेड लाइन कम क्लोजर। अब एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन की नहीं कहाँ से आती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन नीड्स एनर्जी एंड द एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन कम्स इन डिफरेंट वेज। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एटीपी इन रेस्टिंग मसल फाइबर्स इज यूज अप रेपिडली वंस द मसल स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे ही आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में एटीपी आपकी हाइड्रोलाइज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स अवे एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए एटीपी प्रोवाइड करती है। एरोबिक रेस्पिरेशन एडिशनल एटीपी इफ नीडेड कैन बी ऑब्टेन थ्रू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन द सार्कोप्लाज्म। जब हमें टेटनी होता है, डिसऑर्डर है टेटनी, टेटनी में क्या होता है, जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, और इसमें ये होता है, ये है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जब आपके ज़्यादा एटीपी चाहिए होती है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है, बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द टाइप ऑफ द एन एरोबिक रेस्पिरेशन। पायरोवेट से आपका लैक्टिक एसिड बनता है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट हेयर, मसल्स स्टोर क्रिएटिनिन फॉस्फेट इन दियर सार्कोप्लाज्म। ज़्यादा एनर्जी के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और क्रिएटिनिन फॉस्फेट दोनों आपकी एटीपी प्रोवाइड करते हैं। वंस एटीपी इज़ यूज्ड एंड कन्वर्टेड टू एडीपी, जैसी आपकी एटीपी यूज हो जाती है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो है डोनेट कर देता है एडीपी को, और एडीपी से एटीपी बन जाता है, ठीक है। रिचार्जिंग ऑफ क्रिएटिनिन, वंस द एक्टिविटी ऑफ मसल इज रिड्यूस, जैसी आपके मसल की एक्टिविटी कम हो गई, एटीपी जनरेशन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी यूज टू रिचार्ज द क्रिएटिनिन टू क्रिएटिनिन फॉस्फेट। आई होप समझ आ गई होगी। एटीपी जो है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट होती है, वो क्रिएटिनिन से क्रिएटिनिन फॉस्फेट में आती थी जब आपकी मसल की एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन, इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ एनर्जी टू जनरेट क्रिएटिनिन फॉस्फेट, अगर यहाँ पर क्रिएटिनिन फॉस्फेट की ज़्यादा एनर्जी नहीं है, क्रिएटिनिन जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है क्रिएटिन आपकी कन्वर्ट हो जाती है क्रिएटिनिन के अंदर, और आपकी यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाती है। अब मेरी बात समझो गौर से, क्रिएटिन फॉस्फेट जो है अलग चीज़ है, और क्रिएटिनिन TININE ये अलग चीज़ है। क्रिएटिनिन आपका रिमूवल प्रोडक्ट है क्रिएटिन का, और क्रिएटिन फॉस्फेट आपको एटीपी प्रोवाइड करता है इन द लेस ऑक्सीजन, जब आपकी एटीपी कम होती है उस कंडीशन में। तो यहाँ हमने मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी ख़त्म की। अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स क्या होते हैं भाई? जॉइंट्स अकर वेयर बोन मीट्स, एक बोन से दूसरी बोन को मिलाना जॉइंट्स कहते हैं। दे डू नॉट ओनली होल्ड आवर स्केलेटन टुगेदर बट ऑल्सो गिव्स इट्स मोबिलिटी। भाई मैं अगर अपना हाथ को या आर्म को मूव कर रहा हूँ तो जॉइंट की मदद से मूव कर रहा हूँ ना। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय देम इनटू 3 कैटेगरीज। 3 जॉइंट्स हैं जो अपनी मूवमेंट को कवर करते हैं, वो तीनों हमारे पास हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो वो तीनों की टाइप्स हमारे पास आ गई। हिंज जॉइंट, 2 डायरेक्शन मूवमेंट, 2 डायरेक्शन से मूवमेंट होती है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। एक मिनट, ये मैंने क्या बना दिया, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। एज इन एल्बो और नी और एल्बो की जॉइंट में कौन सा जॉइंट होगा? हिंज जॉइंट। ये एमसीक्यू में आता है।
पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट। जॉइंट के प्लेन में पेयर ऑफ मसल्स बिल्कुल एक साथ प्रेजेंट होंगे एक ही प्लेन में, तो उसे हम कहेंगे हिंज जॉइंट, जो कि आपकी एल्बो और नी में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेवरल डायरेक्शंस मूवमेंट एज इन शोल्डर एंड हिप जॉइंट। शोल्डर और हिप जॉइंट में जो मूवमेंट्स होती हैं उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों आपके मसल्स के पेयर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं और एल्बो और शोल्डर और हिप जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। पाइवट जॉइंट नॉट फ्रीली मूवेबल, यानी कि आपका इतना फ्रीली मूवेबल नहीं है। एज इन बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के दरमियान जो है ये पाइवट जॉइंट होता है। और पेल्विक गर्डल में भी होता है। और यहाँ पे एक और में एग्जांपल, नेक रीजन में भी होता है पाइवट जॉइंट। सही है, तो ये तीनों जॉइंट्स याद करने वाले हैं भाई, याद करने वाले हैं। ये दोनों आपके जो हैं बॉल एंड सॉकेट आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। इमूवेबल जॉइंट्स में आपका पाइवट जॉइंट आता है, सॉरी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आपका पाइवट जॉइंट आता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, ह्यूमेरस एंड अल्ना। ह्यूमेरस शोल्डर वाला रीजन, अल्ना आपका जो एडी बोल दी मैंने, जो आपके छोटी उंगली, अंगूठा, एक तो अंगूठा होता है और जो सबसे छोटी उंगली होती है वाला जॉइंट, वाली बोन, उनके दरमियान क्या होता है, हिंज जॉइंट। ह्यूमेरस एंड स्कैपुला के दरमियान बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्कैपुला आपको जो शोल्डर का पीछे वाला पार्ट होता है, बैक रीजन। अल्ना एंड रेडियस, अंगूठा और छोटी वाली बोन, पाइवट जॉइंट। ठीक है, अच्छा, ह्यूमेरस और स्कैपुला में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो किस में लगा हुआ होता है, एक कैविटी होती है ग्लिनोइड ह्यूमेरल कैविटी, उसमें होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब जो बात है साइनोवियल जॉइंट की, ये भी एक जॉइंट की टाइप है। और साइनोवियल जॉइंट क्या है भाई, इसे पढ़ते हैं। कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड इन साइनोवियल जॉइंट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। भाई साइनोवियल जॉइंट भी जॉइंट की टाइप है और ये कैविटी होती है, ये रहा जॉइंट कैविटी विथ साइनोवियल फ्लूइड, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। फ्लूइड से भरी हुई कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड से, जो कि आपकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, उस कैविटी को हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल फ्लूइड, जो कि फ्लूइड इन नेचर होता है। द जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ फिब्रस कैप्सूल विच इज़ द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। एक फिब्रस कैप्सूल से बनी होती है और एक इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनी होती है। जो आपका साइनोवियल जॉइंट सराउंड कर रहा होता है, फिब्रस कैप्सूल आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन साइनोवियल मेम्ब्रेन। सम पार्ट्स ऑफ कैप्सूल्स आर मॉडिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट लिगामेंट्स, इस तरीके के लिगामेंट जो कि आपकी बोन को अटैच करते हैं। होल्डिंग द बोन्स टुगेदर, जो बोन्स को एक साथ होल्ड करते हैं। और यहाँ बोन के बाहर कार्टिलेज होता है, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट का ख़त्म किया। पहले मैं चेक कर लूँ सारा एसोस कवर हो गया या नहीं हो। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, सब हो गया। बस यहाँ पे एक चीज़ रह गई, आर्थराइटिस। तो मैं यही बता रहा हूँ, अपने पास से बता रहा हूँ जो इसके बारे में मुझे नॉलेज है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। भाई आर्थराइटिस जो होती है एक कंडीशन होती है, डिसऑर्डर होता है, दैट इज़ द जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन। आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, दर्द होता है। सही है, इन्फ्लेमेशन होती है, दर्द होता है। जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन इज़ नोन एज आर्थराइटिस। इसकी बहुत कॉमन टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 विच इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमोटॉइड आर्थराइटिस, रेमोटॉइड आर्थराइटिस। सो जो सबसे ज़्यादा इनमें क्रोनिक और डेंजरस है ना, वो है रेमोटॉइड आर्थराइटिस, मोस्ट क्रोनिक एंड डेंजरस, दैट इज़ द रेमोटॉइड आर्थराइटिस। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो है कॉमन मे बी इन बेबीज़ में भी बहुत कॉमन होती है, बल्कि बेबीज़ में तो नहीं, चिल्ड्रंस में कहूँगा मैं, चिल्ड्रंस के अंदर कॉमन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये एमसीक्यू में दोनों बातें पूछ सकती हैं। अगर ये जॉइंट है फॉर एग्जांपल साइनोवियल, बोन का लिगामेंट कनेक्ट है, साइनोवियल कैविटी है, फिब्रस कैप्सूल है, एफसी, सही है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन है और अंदर आपका ये कार्टिलेज हो गया। अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन का साइनोवियल फ्लूइड, सॉरी फॉर द डर्टी राइटिंग,
अगर साइनोवियल फ्लूइड जो आपकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है वो आपका कम पड़ गया और अगर आपका कार्टिलेज जो है वो दूसरे कार्टिलेज से ओवरलैप कर गया, सो इसमें कंडीशन कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। और ये बहुत दर्दनाक इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें, और इसकी सबसे क्रोनिक और डेंजरस टाइप है जहरीली रेमोटॉइड आर्थराइटिस, और सबसे कॉमन जो है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ये कहते हैं आर्थराइटिस को। तो यहाँ हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर ख़त्म किया, और इसी के साथ साथ हम इसके MCQs करेंगे MD कैट के कुछ सॉल्व। वैसे तो 50 MCQs यहाँ पे हैं, मगर हम सिर्फ 20 करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और उसको MCQs के ज़रिए सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट MCQ है मसल फाइबर दैट स्टोर ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन तो हमारे पास एक ही है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो है आपका मायोग्लोबिन तो नहीं हो सकता, एक है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन इन मसल फाइबर दैट स्टोर ऑक्सीजन, मगर जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल फाइबर के अंदर। हीमोग्लोबिन तो आपका रेस्पिरेशन में काम आ सकता है, मगर मायोग्लोबिन आपका मसल फाइबर में काम आएगा। सो वी हैव एन ऑप्शन विच इज़ करेक्ट, मायोग्लोबिन। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लोग ज़्यादातर इसमें हीमोग्लोबिन टिक करेंगे आई गेस, देखते ही सही होता है एंड में या नहीं होता। जॉइंट्स हैव एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ मसल प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी हमने पढ़ा बॉल एंड सैकेट जॉइंट परपेंडिकुलर होते हैं। कार्टिलेज फाउंड एट द मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट में कार्टिलेज आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। इट इज़ द बोन फॉर्मिंग सेल। कौन सा है भाई बोन फॉर्मिंग सेल? ऑस्टियोब्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सप्लाई फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? भाई एटीपी के बाद आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के बाद आपका ग्लाइकोजन में ग्लूकोज स्टोर होगा, और ग्लाइकोजन के बाद क्रिएटिन फॉस्फेट में आपका एनर्जी स्टोर होगी। सो द ऑप्शन इज डी करेक्ट। द हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ओहो, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार। देखो, स्मूथ मसल्स को तो निकाल दो, इतना कोई काम नहीं है, हार्डेस्ट डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। अब बात आ गई स्केलेटल और कार्डियक, इनवॉलंटरी को भी निकाल दो। इनवॉलंटरी और स्मूथ एक ही बात है, कार्डियक और स्केलेटन। भाई देखो, स्केलेटल में तो आपकी मूवमेंट से ताल्लुक़ है, अगर देखा जाए तो कार्डियक बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट वर्किंग मसल है ह्यूमन के अंदर, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है कार्डियक, क्योंकि हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर संभालना भाई बहुत मुश्किल होता है। चेक करते हैं सही है गलत है बाद में। अच्छा, ये सिलेबस में नहीं है मगर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड। जब बोन फ्रैक्चर होती है तो हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, सॉरी 4 स्टेजेस, हेमाटोमा फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन और रीमॉडलिंग। तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जब माइग्रेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बोनी कैलस फॉर्मेशन। सी द वन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन बोथ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। स्पिंडल शेप मेरे ख्याल से इसका होगा, हाँ स्पिंडल शेप, क्योंकि स्केलेटल में तो नहीं होता, सिलेंड्रिकल होता है, तो स्मूथ में भी फिर स्पिंडल नहीं होगा। ट्रोपोनिन बाइंड्स टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। भाई ट्रोपोनिन आपका एक्टिन से बाइंड हुआ होता है, कैल्शियम से भी बाइंड होता है, और ट्रोपोमायोसिन से भी बाइंड हुआ होता है। नहीं होता तो मायोसिन से नहीं होता, मायोसिन से आपका एक्टिन बाइंड होता है। बोन एंड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड। कौन सा प्रोटीन? भाई कोलेजन, हमने पढ़ा था। An axial potential in a muscle fiber causes the release of calcium ions from sarcoplasmic reticulum से भाई रिलीज होते हैं कैल्शियम आयंस। Which of the following cartilage is the most abundant in the human body? यार ह्यूमन बॉडी के अंदर शायद हायरिन कार्टिलेज सबसे ज़्यादा अबंडेंट है मेरे ख्याल से, चेक करते हैं। The joint that allows a movement in 2 directions is called। एक ही प्लेन में 2 डायरेक्शन में कौन सा? हिंज जॉइंट, बिल्कुल करेक्ट। Which of the following occurs during muscular contraction? Actin slides past myosin सही है, ATP supplies energy सही है, calcium ions are involved सही है, यानी कि D all of the above। ये बड़े ट्रिकी MCQs हैं यार, बड़े अच्छे हैं। डार्क बैंड्स ऑफ स्कैटर मसल्स आर। कौन से होते हैं भाई डार्क बैंड्स? आई बैंड तो लाइटर होते हैं, जेड बैंड्स तो आपकी सार्कोरियमा की सेपरेशन कराती है, एच जोन आपका मिडिल रीजन होता है, तो ए बैंड क्या हुआ आपका? डार्कर रीजन, बी। What is true about skeletal muscle cell? It has light and dark bands. It has only one nucleus. मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं आगे। It has only light and dark bands. बस आगे बढ़ते हैं। Diameter of thick filament is approximately how many nanometer? हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार। थिक फिलामेंट जो मायोसिन है ना उसका डायमीटर होता है B 16 नैनोमीटर।
व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मसल फाइबर? ऑब्वियस है यार, मायोफिब्रिल नहीं होगा तो मसल फाइबर कहाँ होगा? डैश स्टिमुलेट द सिक्रेशन, नहीं ये तो आपका आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, कौन सा चैप्टर आ गया भाई ये। खैर बहरहाल अब हम चेक करते हैं हमारे कौन कौन सा आंसर सही थे। कोई समरी देखते हैं, फिनिश क्विज। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस 1 एंड नेगेटिव मार्क्स 0। पूरे नंबर आए क्या? 17 में से 17? वाह यार, सारी सही थी इसका मतलब। नहीं, एक हुआ है गलत। द वन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन बोथ एंड स्मूथ एंड स्कैटर मसल्स, बी वॉलंटरी कंट्रोल। स्केलेटल में तो वॉलंटरी कंट्रोल होता है भाई। गलत क्वेश्चन है इनका ये। खैर बहरहाल हमारे सारे आंसर सही थे, और अगर इसका जो गलत हुआ है इसका आंसर ए ही होगा, स्पेंडल शेप, तो इन्होंने गलत किया हुआ है। बहरहाल हमारे सारे आंसर सही थे। सो होप यार ये बड़े ट्रिकी एमसीक्यूज थे। चलो अच्छा हुआ समझ आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट मेन चैप्टर का। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मेन से निकालूँ एमसीक्यूज, बड़े अच्छे एमसीक्यूज हैं, आई लाइक इट। ठीक है, खैर यहाँ हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर ख़त्म हुआ।